join us. Please start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. Dr. Alam. Thank you so much, Dr. Isba. Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Uruj. I'm from Eastern Medicine Department, Government College University, Faisalabad. Today's my topic is vomiting. तो vomiting क्या होती है? ये एक complex reflex होता है जिसमें इजेक्शन होती है, फोर्सिबल इजेक्शन होती है हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स की, मतलब स्टमक से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं उनका मुंह के रास्ते से बाहर की तरफ आना, और ये काफ़ी फोर्सिबल इजेक्शन होती है। इसे हम सिंपली वॉमिटिंग का नाम देते हैं, जो कि एक कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स होता है। इसमें दोनों न्यूरोलॉजिकल पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं, बोथ ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। इसमें बेसिकली सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे डायफ्राम की, इंटरकोस्टल मसल्स की और एब्डोमिनल मसल्स की, और ये मिलके जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको रेज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर है उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग दो तरह की होती है, एक परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है और एक होती है रिकरेंट वॉमिटिंग। परसिस्टेंट वॉमिटिंग अगर मोर देन 5 वॉमिट्स हों विद इन 6 आवर्स, या फिर 1 आवर के अंदर मोर देन 3 वॉमिट हो, तो उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट वॉमिटिंग। और रिकरेंट वॉमिटिंग हम कहते हैं जो एपिसोडिक वॉमिट होती है, एपिसोड्स की फॉर्म में आती है, उसे हम रिकरेंट वॉमिटिंग कहते हैं। वॉमिटिंग के सिंपली बहुत से कॉजेज होते हैं, और एक अगर आप कुछ अनहेल्दी खा लें उससे भी सिंपल आपको वॉमिट आ सकती है। लेकिन अगर वॉमिट परसिस्टेंट है या फिर रिकरेंट वॉमिटिंग है, एक बंदा है उसको बार बार वो एक चीज़ शुरू हो गई है, तो जब आपके पास एक पेशेंट इस तरह से आता है वॉमिटिंग की कंप्लेन लेकर, तो आपको उसके कॉजेज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन तमाम कॉजेज़ का पता होना चाहिए आपको कि वॉमिट के बिहाइंड कौन-कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, और हमने अपने पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना होता है। तो इसकी अगर जो वो लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करते हैं उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। समटाइम्स कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं, उनका यूज़ भी वॉमिट कॉज़ करवाता है, लाइक जो एनसैड्स होती हैं, जो स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ओपिएट्स, डाइजॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स और जितनी भी साइटोटॉक्सिन मेडिसिन्स होती हैं, ये तमाम ड्रग्स वॉमिट की वजह बन सकती हैं एज़ अ साइड इफ़ेक्ट। उसके अलावा कोई पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, लाइक हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस में भी हो सकता है, और सिंपल जो एयर डिसऑर्डर्स होते हैं, एयर से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें भी पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है, एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है। ये साइकोजेनिक भी होती है सम टाइम वॉमिटिंग, और कभी इसके पीछे बिहाइंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर भी इन्वॉल्व होता है, लाइक कोई वेस्टिब्युलर न्यूरोनाइटिस हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के भी रेज़ कर जाने की वजह से वॉमिटिंग होती है, और समटाइम्स मेनिंजाइटिस की वजह से भी वॉमिटिंग पेशेंट को होती है। कोई गैस्ट्रोड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसमें आपके पेप्टिक अल्सर्स आ जाते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर या गैस्ट्रोपैरेसिस वगैरह, ये तमाम कंडीशंस वॉमिटिंग की वजह बनती हैं। यूरीमिया भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वॉमिटिंग। जब रीनल फेलियर हो जाता है तो उस केस में यूरिया का लेवल हमारे ब्लड में हाई हो जाता है, जिसे हम यूरेमिया कहते हैं। तो ऐसे में भी वो रेटिनल जाता है, रेज़ कर जाता है अपनी नॉर्मल रेंज से, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन में भी पेशेंट का जो एसोसिएटेड कॉमन फीचर होता है वो होती है वॉमिटिंग, और ये अपेंडिसाइटिस की वजह से भी हो सकती है, कोलसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट नेक्स्ट आता है हिस्ट्री देने के बाद, कि हमने अपना कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होता है। हमें उन तमाम पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि किस कॉज़ में कौन-कौन से कॉमन साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं, पेशेंट के साथ एसोसिएटेड फीचर्स को देखना होता है, जिसकी बुनियाद पे हमने अपना डायग्नोसिस बनाना होता है। तो अगर तो एक पेशेंट रीनल फेलियर का शिकार है और वो नोज़िया और वॉमिटिंग की कंप्लेन के साथ आया, तो आपने उसके तमाम एसोसिएटेड फीचर्स को भी देखना होता है, लाइक अगर रीनल फेलियर है, किडनी प्रॉपर फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ऐसे में नोज़िया और वॉमिटिंग तो सिम्पटम होंगे ही, साथ में पेशेंट को फटीग भी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसका बहुत
कॉमन फीचर होगा, क्योंकि इसमें फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। जब किडनी प्रॉपर से वो उसको एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी यूरिन को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में पफिनेस ऑफ फेस हो जाती है, जो कि मोर प्रोमिनेंट होती है हमारी पेरी ऑर्बिटल रीजन में। पेरी ऑर्बिटल रीजन कहते हैं अराउंड द आई। तो हमारे आईज की अराउंड जो उसकी जगह है वहाँ पे पफिनेस आ जाती है, इसी फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ही। उसके अलावा इसमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है पेडल एडिमा, जिसे हम कहते हैं पाँव की स्वेलिंग, तो फुट स्वेलिंग इसमें आ जाती है। प्रूराइटिस की पेशेंट्स को कंप्लेन होती है, क्योंकि इसमें रेनल फेलियर में यूरीमिया हो जाता है पेशेंट को। जो यूरिया का लेवल है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यूरिया क्या है, हमारे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये यूरिया होता है, और ये एक टॉक्सिक केमिकल कह लें कि ये होता है, और इसको हमारी बॉडी में से किडनीज के थ्रू फिल्टर होकर एक्सक्रीट आउट होना होता है। लेकिन जब किडनी प्रॉपर से फिल्ट्रेशन ही नहीं कर रही, प्रॉपर अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रही, तो उससे क्या होता है कि ब्लड में इसका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूरीमिया हो जाता है, और इस यूरीमिया की वजह से पेशेंट को बॉडी के ऊपर इचिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्रूराइटिस कहते हैं। उसके अलावा यूरिन में यूरेमिक स्मेल भी प्रेजेंट होगी, और ये यूरेमिया कहीं ना कहीं ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में ड्रोजीनेस और डिजीनेस वाले सिम्टम्स भी आएंगे। और जो पेशेंट में साइन होगा वो एनीमिक होगा। अच्छा, एनीमिक होगा तो पेशेंट आपको पेल कलर उसका होगा, पेल नज़र आएगा। और एनीमिया की क्या-क्या वजूहात इसमें होती हैं रीनल फेलियर में? एक तो जो एरिथ्रोपोएसिस का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है। एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस कहते हैं आरबीसीज़ के जो बनने का अमल है, आरबीसीज़ के जो सिंथेसिस का अमल है, उसे हम एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। तो इसका किडनी के साथ क्या लिंक है कि आया किडनी का फेलियर हो गया, रेनल फेलियर हो गया है, तो अब आरबीसीज क्यों कम बनना शुरू हो गए हैं और पेशेंट अनीमिया का क्यों शिकार हो गया है? तो इसके बिहाइंड ये रीज़न होती है कि हमारी किडनी 90% एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन जनरेट करती है, उसकी सिंथेसिस करवाती है, जबकि 10% उसे हमारा लीवर सक्रीट कर रहा होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम ही ये है कि उसने एरिथ्रोपोइसिस करवानी है, मतलब आरबीसीज की सिंथेसिस करवानी है। तो जब किडनी फेलियर हो जाता है, किडनीज डैमेज हो जाती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो ऐसे में एरिथ्रोपोइटिन जिसकी मेजर अमाउंट ही किडनी से आ रही थी, अब वो नहीं प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आरबीसीज की जो सिंथेसिस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और पेशेंट जो है वो एनीमिक हो जाएगा। उसके अलावा जो रेनल फेलियर के पेशेंट होते हैं, इनमें हीमोलाइसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस हो जाता है। एक ये भी वजह बनता है एनीमिया की। उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है इन पेशेंट्स को, पुअर इनटेक की वजह से, या फिर उनकी जो इंटेस्टाइन साइंस में आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती उनकी इंटेस्टाइन्स में, जिसकी वजह से उनको एनीमिया हो जाता है रीनल फेलियर के केस में। और उसके साथ-साथ अगर कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी उनमें इंक्रीज़ कर गई है, तो उस ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं एनीमिक पेशेंट के रीनल फेलियर के साथ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो भी रीनल फेलियर का पेशेंट मिलेगा वो एनीमिया का शिकार लाजमी होगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा ज़्यादा एलैबोरेट करना पसंद किया है। उसके अलावा इन जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स होंगे, इनका जो जुगुलर वेनस प्रेशर होता है वो रेज़ हुआ होता है ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। ऐसे पेशेंट में जब हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जब आप इनकी सीबीसी करवाएँगे, तो उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया होता है, और जो इनका एनीमिया होता है वो होता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये जो इसमें आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी वो बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन सिंपली उनकी जो सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में आप जब यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक करवाएँगे, तो वो ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि किडनीज़ अपना प्रॉपर फंक्शन अब परफॉर्म नहीं कर रही, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही।
जिसकी वजह से इन दोनों का लेवल, यूरिया का भी और क्रेटिनिन का लेवल ब्लड में हाई होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल लेवल जो यूरिया का होता है वो होता है 15 टू 45। अगर 45 से इसके एक्सीड कर जाता है और अगर 100 से भी ऊपर जाना शुरू हो जाता है यूरिया का, तो पेशेंट को डायलिसिस पे भी लाया जाता है। उसके अलावा क्रेटिनिन का जो लेवल है नॉर्मल, वो लेस देन 1 होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन जब इससे ज़्यादा जाता है तो वो पेशेंट में वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स कॉज करना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जब हम इस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट लेवल का चेक करते हैं, तो रेनल फेलियर का जो अर्ली स्टेज होता है तो उसमें तो सोडियम पोटाशियम नॉर्मल ही होते हैं, और ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है वो मोर देन 10 ml पर आवर के होता है इनका। लेकिन जैसे-जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती जाती है और किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और जब एक हद तक डैमेज हो जाएँ इतनी कि जब उनका ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट 10 एमएल पर आवर से भी नीचे चला जाए, इससे भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, तो उस सूरत में क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम का लेवल भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वज़ह से पेशेंट्स के अंदर हाइपरकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया जैसे साइंस भी शो होना शुरू हो जाते हैं। हाइपरकैलेमिया की वजह से समटाइम्स पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। उसके अलावा इन पेशेंट्स में किडनी फेलियर की वजह से फास्फोरस का लेवल भी आपको हाई मिलेगा। अच्छा, फास्फोरस का लेवल हाई मिलेगा और उसके साथ-साथ पेशेंट्स को बोन्स की वीकनेस की भी शिकायत होती है बहुत ज़्यादा। इसके बिहाइंड रीज़न क्या होती है? असल में जब फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर जितनी भी कैल्शियम होती है, उसको अपने साथ बाइंड करना शुरू कर देता है, और जब ब्लड में से कैल्शियम खत्म होती है, तो वो में से ब्लड लेना शुरू कर देता है कैल्शियम। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि जो बोन्स के अंदर कैल्शियम अब थी वो ब्लड में आना शुरू हो जाएगी, और जो ब्लड में कैल्शियम थी वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार होगा और बोन्स की वीकनेस का शिकार होगा। तो ऐसे में जो हमने पेशेंट को ट्रीट करना होता है, तो हमने ऐसी मेडिसिन्स देनी होती हैं कि उसके फास्फोरस के लेवल को कम किया जाए, ना कि आप उसको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दें। जब आप उसके बॉडी में फास्फोरस के लेवल को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम का लेवल भी उसके ब्लड में मेंटेन हो जाएगा। उसके अलावा ये जो है वॉमिटिंग, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में भी हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनीज़ में भी हो जाती है। सिंपली अगर क्रोनिक हो गया है ये जो डिज़ीज़ है, तो सिंपली नेक्रोसिस की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन जो रेनल फेलियर है, इन पेशेंट्स में मेटाबॉलिक ब्रेडिकार्डिया भी एक बहुत कॉमन एसोसिएटेड साइन है कि ये पेशेंट ब्रेडिकार्डिया का शिकार रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इसके जो आ जाते हैं कॉजेज़, एक और भी है कि अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ रीज़न्स पता होनी चाहिए कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर किन-किन वजूहात की वजह से बढ़ सकता है। तो कोई भी अगर स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है, लाइक अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कोई एब्सेस बन गई है या फिर अगर कोई हीमाटोमा है, तो ये तमाम वजह बन सकती हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर के रेज़ होने की। अच्छा, इससे ऐसे में क्या होता है पेशेंट के सिम्पटम्स, एक तो बहुत कॉमन सिम्पटम इनमें होता है हेडेक, और ये जो हेडेक है ये मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। अगर वो बेंड करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, वे उस सूरत में पेशेंट्स को ज़्यादा सर में पेन होगी। कफिंग के दौरान, तो ये मॉर्निंग, बेंडिंग और कफिंग, इन तीनों सिचुएशंस में पेशेंट का जो हेडेक है, पेन है, सर दर्द है, वो एग्रेवेट करेगा। उसके अलावा इन पेशेंट्स में वॉमिटिंग होती है नोज़िया के साथ। लेकिन इन पेशेंट्स में क्या होता है कि डायरेक्ट वॉमिटिंग होती है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट स्टिम्युलेशन कॉज़ होती है मेड्यूला में। मेड्यूला वो सेंटर है जो वॉमिटिंग कॉज़ करवाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टिम्युलेशन जाती है हमारे मेड्यूला सेंटर में, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। असल में हमारे पूरे ब्रेन में 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो ब्रेन बैरियर है, वो वहाँ पे बहुत वीक होता है। तो ये जो वॉमिटिंग एरिया होता है, यहाँ पे स्टिम्युलेशन डायरेक्ट पहुँचने का बहुत ज़्यादा वो चांसेस होते हैं। तो जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज़ होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को विदाउट एनी नोज़िया ही वॉमिटिंग आती है। उसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स में जितने भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट सिम्पटम्स हैं, वो भी प्रेज़ेंट होंगे। कहीं न कहीं हीयरिंग लॉस से रिलेटेड सिम्पटम्स होंगे, और इनके अगर आप आईज़ को आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये ड्रॉपी आईलिड्स होंगी, मतलब आईलिड्स उनकी आगे की तरफ गिरी हुई आपको नज़र आएँगी।
साइंस की बात करें तो इनमें ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपरटेंशन के आपको साइंस मिलेंगे, इनमें इर्रेगुलर रेस्पिरेशन होती है और साथ ही साथ फेशियल वीकनेस होती है ऐसे पेशेंट्स में। अगर हम बात करें कुछ एयर डिसऑर्डर्स की जो कि बहुत ज़्यादा वजह बनती हैं वॉमिटिंग की, तो इसमें एयर डिसऑर्डर्स में वॉमिटिंग होती तो है, लेकिन ये हमेशा होगी अलोंग विद वर्टाइगो। वर्टाइगो जिसे हम सिंपली चक्कर आना कहते हैं, लेकिन ये एसोसिएटेड होते हैं हेड मूवमेंट से। पेशेंट जैसे ही अपनी मूवमेंट करेगा तो उसके साथ उसको चक्कर आते हैं और उसका दिल खराब होता है, वॉमिटिंग उसको आती है। उसके साथ-साथ हमने कुछ और सिम्पटम्स को भी देखना होता है, लाइक पेशेंट्स को डिज़ीनेस होती है, टाइनाइटिस का प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, जिसको हम कहते हैं रिंगिंग इन ईयर, जिसे हम कहते हैं कान बजना। तो इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं और माइल्ड डेफनेस भी हो सकती है इन पेशेंट्स में, सुनने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जो एयर डिसऑर्डर्स में पेशेंट्स में बहुत कॉमन एक साइन देखा गया है, जिसे हम कहते हैं पोजिशनल निस्टैग्मस। पोजिशनल निस्टैग्मस कहते हैं अनकंट्रोल्ड और रेपिटेटिव आई मूवमेंट्स। मतलब जो आई मूवमेंट है वो इनकी रेपिटेटिव अनकंट्रोल वो होती रहती है, बिना उनके वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती। और इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कैलोरिक टेस्ट। इसमें कोल्ड वाटर या हॉट वाटर को यूज़ किया जाता है। जो अफेक्टेड एयर होता है उसमें अगर हम कोल्ड वाटर को इंजेक्ट करते हैं और अगर आई की मूवमेंट हो उसके ऑपोजिट साइड की तरफ, तो ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास कोल्ड वाटर नहीं है, हॉट वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, तो हॉट वाटर अगर आप अफेक्टेड एयर में डाल रहे हैं और अगर आई की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में ही हो रही है, तो ये हमारा इसमें पॉजिटिव टेस्ट होता है। तो ये कैलोरिक टेस्ट हम परफॉर्म करके पोजिशनल निस्टैग्मस को डायग्नोज करते हैं। और इससे अगर पीछे एयर डिसऑर्डर कोई रीज़न है, साथ में एसोसिएटेड फीचर्स हैं, टाइनाइटिस वगैरह, वर्टाइगो वगैरह, तो इससे हमारी और मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाती है, एक डायग्नोसिस बन जाता है। ऐसे में आप इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, एमआरआई वगैरह आप करवा सकते हैं। सिंपली प्रेगनेंसी के केस में भी जो फीमेल्स होती हैं, उनको वॉमिटिंग का इश्यू होता है, तो ऐसे में आपने जो लॉन्ग उसके जो एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं, उसको आपने देखना होता है। तो इसमें आपको हमेशा प्रेगनेंसी के केस में अगर वॉमिटिंग है तो आपको एमेनोरिया की हिस्ट्री लाज़मी मिलेगी। अगर एमेनोरिया है और उसके साथ-साथ पेशेंट को मॉर्निंग टाइम में वो ज़्यादा वर्स कर जाते हैं उसके सिम्पटम्स, तो आप उसका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो करवाएँ और अल्ट्रासाउंड करवाएँ, उससे कन्फर्मेशन हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक अगर कोई स्टमक कैंसर है या ड्यूडेनल गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। लेकिन इसमें वॉमिटिंग पेशेंट की परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है और पेशेंट जैसे ही वॉमिट कर लेता है तो आफ्टर वॉमिटिंग वो एक उसको रिलीफ फील होता है, वो अपने आप को बेटर फील करता है और वॉमिटिंग करने के बाद उसको साथ ही भूख लग जाती है। पेशेंट फील्स एपेटाइट आफ्टर द वॉमिटिंग। उसके अलावा जो वॉमिट होती है वो फाउल स्मेलिंग होती है, जिसकी ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये कम से कम उसको वो मील लिए 24 से 48 घंटे हो चुके हैं। वो इतनी देर तक उसके स्टमक में वो चीज़ें पड़ी रही हैं, अब उसने जब वॉमिट की है तो उससे वो फाउल स्मेलिंग आएगी। उसके अलावा इन पेशेंट्स में जो साइन देखे जाते हैं, गैस्ट्रिक जो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें वेट लॉस होगा पेशेंट को, डिहाइड्रेशन का होगा, आपको इसमें गैस्ट्रिक या डुओडेनल अल्सर की हिस्ट्री लाजमी मिलेगी। इन्वेस्टिगेशंस में मॉर्निंग एस्पायरेट करवा के देखा जाता है, इसमें पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग में रखा जाता है और इसमें फिर उसका लेवल चेक किया जाता है। नॉर्मल जो मॉर्निंग एस्पायरेट है उसका लेवल होता है लेस देन 100 ml। लेकिन अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो फास्टिंग में रहने के बावजूद उसकी मोर देन 100 ml होती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कोई ना कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके अलावा इसमें बेरियम मील भी करवा के देखा जाता है। बेरियम मील में एक वो मिल्क शेक की तरह का एक चॉक लाइक मटेरियल होता है, वो पेशेंट को पिलाया जाता है, जिससे ये एक तरह का एक्स-रे ही होता है, लेकिन जब पेशेंट बेरियम मील में वो बेरियम स्वैलो करता है तो उसकी वजह से एक व्हाइटिश अपीयरेंस आ जाती है एक्स-रे पे और ज़्यादा क्लियर इमेज नज़र आती है। उसके अलावा एंडोस्कोपी भी करवाई जा सकती है। एंडोस्कोपी जो है वो 2 तरह का रोल प्ले करती है, डायग्नोस्टिक भी और थेराप्यूटिक भी। जैसे ही हम एंडोस्कोपी पेशेंट की करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि अगर कोई
अंदर कोई स्कार है, फाइब्रोसिस है या अल्सर वगैरह भी है, तो अगर उसको ट्रीटेबल वो हो, ट्रीट किया जा सकता हो, तो एंडोस्कोपी के साथ-साथ ही उसी के थ्रू ही हम पेशेंट को ट्रीट भी कर देते हैं। वो जो उसका आगे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसको खोल दिया जाता है, उसको ओपन कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो एंडोस्कोपी होती है, वो 2 तरह से रोल प्ले कर रही होती है, थेराप्यूटिक एंड एज़ वेल एज़ डायग्नोस्टिक। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एक्लेज़िया। इसमें लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर है, वो प्रॉपर जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता, जिसे हम लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर स्पैज़्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ गैंग्लियॉन्स जो होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, उनकी जो तादाद है वो कम हो जाती है बेसिकली, और या फिर ये एक सिंपली जनरलाइज्ड एसोफेजियस स्पैज़्म भी हो सकता है इसके पीछे रीज़न एक्लेज़िया के। तो इसमें जो साइन एंड सिम्पटम्स मिलेंगे वो एक तो होगा डिस्फेजिया, मतलब पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी निगलने में, स्वॉलो करने में। स्टार्ट में तो ये इंटरमीडिएट होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये परसिस्टेंट हो जाता है। मतलब पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा इस चीज़ की कि वो पहले तो जो था वो प्रॉपर फूड खा रहा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो जो नरम ग़िज़ा है उस पे आ गया है, लेकिन अब वो भी नहीं ले पाता और अब वो बिल्कुल ही लिक्विड डाइट पे आ गया है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जब मज़ीद ये सिम्पटम्स आगे जाएँगे, तो वो लिक्विड डाइट भी लेने के काबिल नहीं होगा। तो ये इसका एक वो प्रोग्रेस इसकी इस डिज़ीज़ की होती है। और इसमें भी जो वॉमिटिंग होती है वो फाउल स्मेलिंग होती है, और मतलब सेवरल डेज़ जो फूड कंटेंट्स हैं वो स्टमक में रहते हैं, और जब वॉमिट आती है तो उसमें फाउल स्मेलिंग होती है। और इसमें नॉकटर्नल रिगर्जिटेशन एंड एस्पिरेशन बहुत कॉमन है, मतलब जो रात के वक़्त जो हार्ट बर्न होती है, चेस्ट बर्न होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे में आप पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन में बेरियम स्वेलो करवाते हैं। बेरियम स्वेलो में क्या होता है कि इसमें पेशेंट को बेरियम दिया जाता है, वो एक जूस होता है, वो कहा जाता है कि ये निगल ले, और उसके बाद एक्स-रे जब आता है तो उसमें बर्ड बीक अपीयरेंस होती है, और उसके साथ-साथ मीडिया स्टर्नम की जो होती है वो डायलेशन हुई होती है, जिससे हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट का जो लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर है, वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पा रहा, वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में है। तो वो हमें उसका पता चल जाता है। उसके अलावा एंडोस्कोपी भी करवाई जा सकती है, मैनोमेट्री भी इसमें करवाई जाती है। मैनोमेट्री में क्या होता है कि हम जो स्फिंक्टर है उसके ऊपर प्रेशर को मेज़र करके हम एक्लेज़िया को डायग्नोज़ करते हैं। उसके अलावा अगर कोई फूड एलर्जी है या फिर कोई फूड पॉइज़निंग है, तो उसमें भी जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर फूड के इनटेक की हिस्ट्री लाज़मी मिलती है, तो इसमें हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर कोई एलर्जिक डिसऑर्डर है लाइक अर्टिकेरिया, राइनाइटिस या अस्थमा वगैरह, तो ये भी पेशेंट में रीज़न हो सकती है वॉमिटिंग की, तो ये प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी होती है। इसके अलावा ये सिंपली वॉमिटिंग साइकोजेनिक भी हो सकती हैं, इसमें भी पेशेंट की प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री होती है वॉमिटिंग की, लेकिन विदाउट एनी वेट लॉस। इसमें पेशेंट का वेट लॉस नहीं होता। इसमें आपको पेशेंट की जब आप हिस्ट्री लेंगे तो इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको ज़्यादा मिलेगी, और जब आप उसका क्लिनिकल एग्ज़ाम करेंगे या कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाएँगे तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी। सो इन चीज़ों को भी एक्सक्लूड आउट करना ज़रूरी होता है, साइकोजेनिक वॉमिटिंग को भी, कि पेशेंट को कोई सिंपल कोई वो एंग्ज़ायटी स्ट्रेस का भी शिकार हो सकता है जिसकी वज़ह से उसको वॉमिटिंग आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।